वाईसीटी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट की काफ़ी क्वेरी जा रही थी कि हमारी तरफ से कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंदर एसएससी जेई, डिफरेंट पीएसयू जेई, स्टेट जेई के लिए कोई बैच लेकर आया जाए जिसमें हम थियरी के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, डिफरेंट एग्जाम में आए हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी टैकल करते हुए चले। तो फाइनली आज हम सब्जेक्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ मशीन हमारा आज का सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हम जो बुक प्रीफर करेंगे, इन द सेंस कि जहाँ से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे, वो हमारे पास वाईसीटी पब्लिकेशन की काफ़ी अच्छी बुक है, उस बुक को प्रीफर करेंगे। ये बुक आपके सामने है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1 जेई एग्जाम के लिए है। इसमें 25,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। ये वॉल्यूम 1 है, इसका एक दूसरा वॉल्यूम भी है। ये बुक इस कवर पेज के साथ है। इसमें भी 25,000 से ज़्यादा सारे, लगभग सभी जेई एग्जाम के डिफरेंट प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन को इसमें दिया गया है और इसी बुक को हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। तो आज हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे अपना थ्योरी ऑफ मशीन। बच्चों, हमारा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट देखा जाए तो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन देखा जाए तो थर्मल एंड फ्लूइड आ जाएगा। दूसरा सेक्शन देखा जाए तो डिजाइन सेक्शन आ जाएगा। तीसरा सेक्शन देखा जाएगा तो प्रोडक्शन सेक्शन आ जाएगा। तो जो हमारा थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट आएगा, ये डिजाइन सेक्शन के अंदर ही आएगा। थ्योरी ऑफ मशीन, जैसा कि थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में देखा जाए तो इसके नाम में एक वर्ड आता है मशीन, थ्योरी ऑफ मशीन। तो बच्चों, जैसे ही किसी सब्जेक्ट के अंदर मशीन टर्म आता है तो वो सब्जेक्ट वैसे भी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि मशीन की पढ़ाई इसलिए डिफ़िकल्ट हो जाती है कि मशीन में रनिंग कंपोनेंट होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल के बच्चे इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ते हैं, हम हाइड्रोलिक्स मशीन पढ़ते हैं, हम थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे। तो इसमें मशीन वर्ड आने से जो है कि इसमें रनिंग कंपोनेंट आएंगे, मूविंग कंपोनेंट आएंगे। और इसमें ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि आप किसी एक मशीन की पढ़ाई करेंगे तो एक मशीन दूसरे मशीन से डिफरेंट है। जैसे फ्लाई व्हील, आईसी इंजन, गवर्नर, ये सब जितने भी मशीन हैं, हर मशीन ये दूसरे मशीन से डिफरेंट है। एक मशीन का कॉन्सेप्ट हम दूसरे मशीन में नहीं यूज करेंगे। तो इसलिए हाईली फोकस है कि स्टडी करना है इस सब्जेक्ट को। थ्योरी ऑफ मशीन को पहले देखते हैं कि डिफाइन कैसे किया गया है। हम फाइनली देखते हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन को डिफाइन कैसे किया गया है। तो थ्योरी ऑफ मशीन हमारा जो है कि इंजीनियरिंग साइंस का एक ब्रांच है जो स्टडी कराएगा किसके बारे में, रिलेटिव मोशन। किसके बारे में, रिलेटिव मोशन। किसका रिलेटिव मोशन? मशीन में जो डिफरेंट कंपोनेंट लगे होंगे, उन डिफरेंट कंपोनेंट, कम से कम हम जब भी रिलेटिव मोशन को देखना चाहेंगे तो 2 कंपोनेंट को लेना पड़ेगा। तो डिफरेंट कंपोनेंट होंगे मशीन में हमारे, उन कंपोनेंट के बीच में क्या रिलेटिव मोशन चल रहा है, उस मोशन का एनालिसिस हमें थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर करना है। साथ ही साथ उस हमारे मशीन एलिमेंट या मशीन कंपोनेंट पे क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन, स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ मशीन एंड फोर्सेस। फोर्सेस कहाँ पे? विच एक्ट ऑन देम। मतलब कुल मिला जुला के कहना ये चाह रहा है कि रिलेटिव मोशन का स्टडी होगा, मशीन के डिफरेंट पार्ट में जो कंपोनेंट है उनके रिलेटिव मोशन का स्टडी होगा और उस कंपोनेंट पे आने वाले फोर्स का स्टडी होगा। तो आइए आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन हमने देख लिया कि थ्योरी ऑफ मशीन में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, रिलेटिव मोशन और उसमें आने वाले फोर्सेस, कंपोनेंट पे आने वाले फोर्सेस का। तो हमारा जो थ्योरी ऑफ मशीन है, ये इसकी स्टडी हम करेंगे काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के अंदर, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के अंदर। तो काइनेमेटिक्स जो टर्म यूज किया जा रहा है यहाँ पे क्या है, ये स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक काज ऑफ मोशन, दैट इज फोर्स। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन में जब हम काइनेटिक सेक्शन का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे इसमें, तो फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। बिना फोर्स को कंसीडर करते हुए इसका स्टडी करना है हमें। डायनामिक सेक्शन के अंदर जब हम आएंगे तो इसमें भी स्टडी ऑफ मोशन का ही स्टडी करेंगे,
बट यहाँ पे एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि हमें यहाँ पे जो मोशन का जो बेसिक काज है, काज मतलब जो जिसकी वजह से हमारा एलिमेंट मोशन कर रहा है, जो कि फोर्स है, जो काज है वो फोर्स है, उस फोर्स के एनालिसिस, फोर्स को एनालिसिस करते हुए हम इसमें स्टडी करेंगे। तो काइनेमेटिक्स को देखते हैं कि काइनेमेटिक्स ये बोल रहा है कि हमें बिना फोर्स को ध्यान में रखते हुए हमें मोशन के डिफरेंट पैरामीटर हैं उनका स्टडी करना है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फोर्स, हम जब काइनेमेटिक्स का स्टडी करेंगे तो फोर्स यहाँ पे भी रहेगा, फोर्स यहाँ पे भी है, बट उस फोर्स का बिना हेल्प लिए हमको स्टडी करना है। डायनामिक्स के अंदर जब स्टडी कर रहे हैं तो फोर्स का स्टडी करना है कंसीडर करते हुए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हम वेलोसिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, जर्क है, और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता था, ये सब मोशन के डिफरेंट पैरामीटर हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनकी यूनिट लिखी गई है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की यूनिट लिखी गई है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जर्क की यूनिट लिखी गई है मीटर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, अभी आएंगे इस पे बाद में, पहले यहाँ पे देखते हैं कि जब हम डायनामिक का एनालिसिस कर रहे हैं तो फोर्स को कंसीडर करना है, वहाँ पे फोर्स को एनालाइज करना है, देखना है वहाँ पे। तो जैसे ही हम फोर्स का स्टडी करना चाहेंगे, जब डायनामिक्स का एनालिसिस करना चाहेंगे तो जो पहला टूल हम लोग यूज करेंगे, जो पहला मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने जाएंगे, वो होगा न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या होगा वो? न्यूटन सेकेंड लॉ होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब है कि मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव वो फोर्स होता है। इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम पे क्या फोर्स लग रहा है या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का एनालिसिस करना है। उसके लिए हम न्यूटन के सेकेंड लॉ का यूज करेंगे। जैसे ही फोर्स पिक्चर में आएगा, जैसे ही हम फोर्स का एनालिसिस करना शुरू करेंगे, मास अपने आप आ जाएगा। क्यों? आपने पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की एनालिसिस करेंगे तो मास अपने आप आ जाएगा। मास की यूनिट होती है केजी। अब ध्यान देना यहाँ पे, जब काइनेमेटिक्स का एनालिसिस कर रहे हैं तो फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। फोर्स नहीं आएगा तो कुछ मास का यहाँ पे टर्म नहीं दिखेगा। काइनेमेटिक्स के अंदर मास का टर्म नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब केजी जो यूनिट है वो किसी भी पैरामीटर के अंदर आपको दिखेगा नहीं। आप सबने फ्लूइड मैकेनिक्स में ये टर्म पढ़ा है, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्या फ़र्क है दोनों में? विस्कोसिटी तो दोनों है, बट इनमें फ़र्क क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी में काइनेमेटिक वर्ड क्यों लगा हुआ है? डायनामिक विस्कोसिटी में विस्कोसिटी से पहले डायनामिक वर्ड क्यों जुड़ा हुआ है? इसको देखते हैं। आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट देखने से पता चल रहा है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट लिखी गई है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे बेटा आपको कोई मास का टर्म या मास की यूनिट दिख रही है क्या? इसमें नहीं दिख रही है। मास की कोई यहाँ पे यूनिट नहीं प्रेजेंट है, मास नहीं आया है। इसका मतलब फोर्स का जब एनालिसिस इसमें किया ही नहीं गया था तो मास को आने का कोई चांस नहीं था। डायनामिक्स एनालिसिस के अंदर हम जैसे ही फोर्स का एनालिसिस करते हैं, डायनामिक पार्ट के अंदर, तो फोर्स का एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक्स विस्कोसिटी में आप इसकी यूनिट देख पाएंगे तो लिखा है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। जैसे ही बेटा ये न्यूटन वर्ड आया, जैसे ही न्यूटन वर्ड आया, ये इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन जैसे ही आया यानी फोर्स आ चुका है, न्यूटन जैसे ही आया यानी फोर्स आ चुका है, फोर्स आ चुका है तो मास भी आ चुका है, और मास के आने से आपको मास की यूनिट जो केजी है ये दिखेगा। इसीलिए विस्कोसिटी में डायनामिक विस्कोसिटी जब लिखा गया है तो इसका मतलब ये डायनामिक पैरामीटर है।
काइनेमेटिक विस्कोसिटी में काइनेमेटिक जो लिखा गया है तो इसकी वजह से लिखा गया है, ये काइनेमेटिक पैरामीटर है, इसमें कोई फोर्स का एनालिसिस नहीं किया गया है। तो अब चलते हैं हम आगे। इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। नोट्स आपको बहुत अच्छे से बनाना है, नोट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नोट को बार बार रिवाइज करना है, इसलिए नोट अच्छे से अच्छे राइटिंग में बनाइएगा। और मैं थोड़ा थोड़ा टाइम देते जाऊंगा कि आपको अपनी कॉपी अच्छे से मेंटेन करके बनाते हुए लिखना है। अब हम बात करते हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे पूरे कोर्स के दौरान, उसमें पहला हमारा जो आएगा वो मैकेनिज्म एंड मशीन है। फिर हम काइनेमेटिक एनालिसिस जब करेंगे तो इसमें हम वेलोसिटी के एनालिसिस, एक्सेलरेशन की एनालिसिस, वेलोसिटी की एनालिसिस करेंगे हम इसमें, एक्सेलरेशन का भी एनालिसिस करेंगे। डायनामिक्स आप मशीन के अंदर जब आएंगे तो इसमें हम स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का स्टडी करेंगे। फिर गवर्नर का, हमें बैलेंसिंग भी पढ़नी है, कैम एंड फॉलोअर पढ़ना है, गियर एंड गियर ड्राइव्स पढ़नी है। वाइब्रेशन के अंदर जब हम आएंगे बेटा, वाइब्रेशन के अंदर जब हम आएंगे तो हमें यहाँ पे मैकेनिकल वाइब्रेशन पढ़ना है। कौन सा वाइब्रेशन पढ़ना है? मैकेनिकल वाइब्रेशन। ये मैकेनिकल वर्ड इसलिए लिखा गया है क्योंकि वाइब्रेशन एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। तो हमारे कोर्स में जो पढ़ाई करनी है वो हमें मैकेनिकल वाइब्रेशन की करनी है। फिर हम बेल्ट ड्राइव, रोप ड्राइव, चेन ड्राइव, क्लच एंड ब्रेक का भी पढ़ाई करनी है। क्लच एंड ब्रेक मे बी की डिजाइन में भी आए आपके मशीन डिजाइन के अंदर। और डायनेमोमीटर एक टॉपिक है, इसको भी पढ़ना है हमें हमारे सिलेबस में। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म एंड मशीन। मैकेनिज्म एंड मशीन। तो मैकेनिज्म एंड मशीन जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हमें सबसे पहले सिंपल मैकेनिज्म पढ़ना है। और सिंपल मैकेनिज्म पढ़ने से पहले हम इसमें जो है कि डिफरेंट बॉडी के बारे में जानेंगे। बॉडी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी। क्या फ़र्क है दोनों में? किसी बॉडी को रिजिड बॉडी कब बोलेंगे हम, किसी बॉडी को रेजिस्टेंट बॉडी हम कब बोलेंगे? तो जनरली आसान तरीके से समझा जाए अगर, तो रिजिड बॉडी, परफेक्टली रिजिड बॉडी ऐसे बॉडी को बोलेंगे जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए और उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन जीरो हो, कोई डिफॉर्मेशन ना हो। और रेजिस्टेंट बॉडी ऐसी बॉडी है जो एक सर्टेन लिमिट तक आपको परमिट करेगा डिफॉर्म होने के लिए। रिजिड बॉडी जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है कि इफ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, यानी जब फोर्स लगाया जाए, जब बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी रिजिड बॉडी की तरह कब ट्रीट करेगी या इसको कब रिजिड बॉडी माना जाएगा। तो कहना ये चाह रहा है कि आप बॉडी के ऊपर कोई पॉइंट लीजिए, कोई दो पॉइंट लीजिए, रैंडम कहीं भी ले सकते हैं। हमारा पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है, इनके बीच में कोई डिस्टेंस थी है ये, एक सेकेंड, हमारे पास बॉडी पहले कोई रही होगी, इसमें कोई फोर्स नहीं लगा है अभी, हम इसमें कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, दो पॉइंट, पॉइंट ए, दूसरी पॉइंट है पॉइंट बी। इसके बीच की जो डिस्टेंस है अभी वो एक्स है, इसके बीच की जो अभी डिस्टेंस है एक्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, बॉडी ऐसे न्यूट्रल रखा हुआ है ग्राउंड पे।
अब हम क्या कर रहे हैं कि सेकंड केस में हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगा रहे हैं। हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स लगाने के बाद फोर्स लगाने के बाद अगर ये दोनों पॉइंट हमारे यहीं पे रह गए, यानी इसके बीच का डिस्टेंस बदला नहीं, जो पहले डिस्टेंस था ए और बी पॉइंट के बीच में, फोर्स लगाने के बाद इनके बीच का अभी भी डिस्टेंस एक्स मेंटेन है, तो कहना चाह रहे हैं कि ये बॉडी हमारी रिजिड बॉडी है। ये फोर्स टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है। यहाँ हमने टेंसाइल फोर्स का एग्जांपल लेकर दिखाया है। टेंसाइल फोर्स में ये कोशिश कर सकता था अपनी लेंथ को बढ़ाने का, ए और बी की पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बढ़ना चाह रही होगी, बट ये रिजिड बॉडी होने की वजह से इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ नहीं पाया। ये हमारी बॉडी अगर रिजिड बॉडी है तो ये जो डिस्टेंस इसके बीच की रही होगी पहले फोर्स लगाने के बाद भी, अभी वो एक डिस्टेंस मेंटेन है ए और बी पॉइंट के बीच का। रेजिस्टेंट बॉडी ऐसी बॉडी विच आर रिजिड फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन आर ड्यूरिंग द सर्विस। इसका मतलब कहना चाह रहा है कि ऐसी, अच्छा इसमें देखना है एग्जाम्पल में लिखा हुआ है यहाँ पे, बेल्ट ड्राइव के अंदर हमारा जो बेल्ट है, रोप ड्राइव के अंदर रोप, ये दोनों आपकी रेजिस्टेंट बॉडी कंसीडर की जाएगी। तो इसमें लिखा क्या आएगा कि बॉडीज विच आर रिजिड फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेशन आर ड्यूरिंग द सर्विस। ये है तो रेजिस्टेंट बॉडी, ये रिजिड बॉडी नहीं है, लेकिन जिस पर्पज के लिए बनाया गया है वहाँ पे इनको एज ए रिजिड बॉडी कंसीडर किया जाएगा। थोड़े बहुत डिफॉर्मेशन इसमें होते हैं, माइक्रोस्कोपिक या बोले कि निग्लेजिबल डिफॉर्मेशन हो सकते हैं, बट इसको ट्रीट किया जाएगा एज ए रिजिड बॉडी, बट है नहीं आइडियली ये। काइनेमेटिक लिंक, अब हम देखते हैं कि काइनेमेटिक लिंक क्या है। काइनेमेटिक लिंक को हम सिंपली लिंक भी बोल सकते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन में हम जब काइनेमेटिक लिंक की बात करेंगे तो हम सिंपल लिंक भी बोलेंगे उसको। हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। काइनेमेटिक लिंक हम जब वर्ड यूज करेंगे तो उस काइनेमेटिक लिंक को हम लिंक भी बोल सकते हैं, हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो काइनेमेटिक लिंक कहाँ किसको जाएगा, हम यहाँ पे बात करते हैं कि काइनेमेटिक लिंक हमारे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के अंदर काइनेमेटिक लिंक किसको कहा जाएगा। ये बोलना चाह रहा है कि एवरी पार्ट ऑफ मशीन के सारे पार्ट विच इज हैविंग सम रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर मशीन पार्ट इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक। ये क्या बोल गया, कहना चाह रहा है कि हमारे मशीन के जो भी पार्ट हैं, एवरी पार्ट ऑफ मशीन जो कि रिलेटिव मोशन रख रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ऐसे मशीन पार्ट को हम काइनेमेटिक लिंक बोलेंगे। यहाँ पे जो मशीन पार्ट वर्ड यूज किया जा रहा है इसका मतलब वही है, लिंक ही है। इस लिंक बोले, काइनेमेटिक लिंक बोले, इसको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, सबका मतलब एक ही है यहाँ पे। तो ये बच्चों, ये जो रिलेटिव मोशन वर्ड लिखा हुआ है ये है तो बहुत आसान, लेकिन इसको अगर समझा नहीं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट बन जाएगा आगे चल के। रिलेटिव मोशन की जब बात करते हैं
तो रिलेटिव मोशन दो कंपोनेंट के बीच में, दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन, जब मोशन ऑब्जर्व करना है तो कम से कम दो पार्ट चाहिए हमको, दो बॉडी पार्ट चाहिए, दो एलिमेंट चाहिए, तब जाके वहाँ पे रिलेटिव मोशन बोला जाएगा। एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है, रिलेटिव मोशन क्या होता है? एक्चुअली एब्सोल्यूट मोशन नाम का कोई चीज़ है नहीं। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि एब्सोल्यूट मोशन नाम का कोई चीज़ है नहीं। क्यों? क्योंकि जब एब्सोल्यूट मोशन बोल रहे हैं तो उस समय आपने ग्राउंड को रिफरेंस मान रखा है, अर्थ को रिफरेंस मान रखा है, अर्थ के मोशन को आपने जीरो मान रखा है। बट एक्चुअली देखा जाए तो किसी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में खुद एक रिलेटिव मोशन चल रहा है। बट यहाँ पे हमने क्या, हम जब एब्सोल्यूट मोशन का वर्ड यूज करते हैं तो हम ये मान रखे होते हैं कि ग्राउंड एज ए स्टेशनरी, उसके रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो उस समय हम टर्म यूज करते हैं एब्सोल्यूट मोशन। यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के अंदर रिलेटिव मोशन जो टर्म आ रहा है, ये रिलेटिव मोशन होगा मशीन के दो डिफरेंट पार्ट्स के बीच में, उनके बीच में क्या मोशन चल रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उस मोशन को हम बोलेंगे रिलेटिव मोशन। आगे चलते हैं। अभी हमने लिंक के बारे में बात किया था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लिखा है कि अ लिंक मस्ट बी रेजिस्टेंट बॉडी। हमारे मशीन कंपोनेंट के अंदर जो भी लिंक यूज किए जाएंगे वो लिंक रेजिस्टेंट बॉडी होना उनका जरूरी है। इट इज नेसेसरी फॉर द लिंक टू बी ए रेजिस्टेंट बॉडी। कहना चाह रहा है कि जो भी लिंक होगा वो रेजिस्टेंट बॉडी हो जरूर। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? कि वो पावर को ट्रांसमिट कर पाए और मोशन को ट्रांसमिट कर पाए फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट। कहना चाह रहा है कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक जब हम मोशन को ट्रांसफर करना चाहें या पावर को ट्रांसफर करना चाहें तो हमारे लिंक कैपेबल हो। ये तभी कैपेबल हो पाएंगे जब हमारा लिंक रेजिस्टेंट बॉडी हो। माय डियर, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दो हैवी पुली है जिसमें एक ड्रिवेन है और दूसरा ड्राइवर है। ये रबर के थ्रू कनेक्टेड है। क्या है? ये रबर के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या इस रबर बैंड को लिंक कंसीडर किया जाएगा? तो इसका आंसर है कि यहाँ पे हैवी पुली अगर है तो यहाँ पे जो रबर बैंड यूज किया जा रहा है, यहाँ पे जो ये रबर बैंड यूज किया जा रहा है ये हमारा लिंक नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका जो मोशन ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे ड्रिवेन से ड्राइवर तक हम अगर मोशन ट्रांसफर करना चाहें, पावर ट्रांसफर करना चाहें, तो हमारा जो ये रबर बैंड है डिफॉर्म हो जाएगा, हद से ज़्यादा डिफॉर्म हो जाएगा, एक लिमिट से ज़्यादा डिफॉर्म हो जाएगा। ये डिफॉर्मेशन को झेल नहीं पाएगा और ये ब्रेक कर जाएगा। तो इसके पहले हमने अभी पढ़ रखा है कि कोई भी लिंक हो उसको रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। रेजिस्टेंट बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो डिफॉर्मेशन को एक लिमिट तक अलाउ करती हैं, एक लिमिट के बाद वो परमिट नहीं करती हैं डिफॉर्मेशन को। यहाँ पे हमारा रबर बैंड जो है वो डिफॉर्म कर जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा। लिखा है कि ड्यू टू डिफॉर्मेशन इट विल फेल। डिफॉर्मेशन होने की वजह से ये रबर बैंड हमारा ब्रेक कर जाएगा और इसको हम लिंक नहीं बोल पाएंगे। तो क्या ये रबर बैंड कभी लिंक बन पाएगा? हाँ, बन सकता है। देखते हैं। अगर हमने दो पोली यूज करी है, अगर हमने दो पोली यूज करी है पुली हो सकती है या हैवी पुली मान के चलते हैं, लाइटर पुली मान के चलते हैं, ये प्लास्टिक की बनी हुई पुली है। हमने यहाँ पे वही रबर बैंड यूज किया है।
हमारे पास अब की बार जो पुली है वो बहुत ही लाइट है, हल्की है। इसके पहले वाले केस में हमने क्या किया था, इसके पहले वाले केस में हमने क्या किया था, वेरी हैवी पुली लिया था। अब की बार हम क्या यूज कर रहे हैं, बहुत ही लाइट पुली यूज कर रहे हैं। हमको वही काम करना है अभी कि ड्रिवेन से ड्राइवर तक हमें मोशन को ट्रांसमिट करना है, पावर को ट्रांसमिट करना है। पुली हमारी लाइट है और यहाँ पे अभी जो हम लिंक यूज करेंगे वो रबर बैंड ही है। यहाँ पे हमारा रबर बैंड एक थोड़ा बहुत डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, बट एक सर्टेन लिमिट के अंदर ही रहेगा जितना हम अलाउ करेंगे, और इजीली ये पावर को ट्रांसमिट करके ड्रिवेन से ड्राइवर तक लेके आएगा। तो यहाँ हमारा ये एज ए लिंक कंसीडर किया जाएगा। ये आगे देखते हैं हम फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स। आपका रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, इसको हम देखते हैं कि रिजिड लिंक किसको बोलेंगे। तो रिजिड लिंक को बोल रहा है कि डिफॉर्मेशन आर नेग्लिजिबल, या हो भी तो बहुत माइक्रोस्कोपिक हो जिसको हम निगलेक्ट कर पाए। तो रिजिड लिंक बोल रहा है कि डिफॉर्मेशन यदि नेग्लिजिबल है तो ऐसे लिंक को हम रिजिड लिंक बोलेंगे। एग्जाम्पल में दे रहा है कि क्रैंक हो सकता है, कनेक्टिंग रॉड हो सकती है, पिस्टन सिलेंडर हो सकता है। यहाँ पे एक हम लिखना चाह रहे हैं बोन्स। हमारे बॉडी के अंदर ये जो बोन्स है माय डियर, ये भी आपका रिजिड लिंक जैसा बिहेव करेगा। यहाँ पे भी डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल होगा, माइक्रोस्कोपिक हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो गया माय डियर तो हमारा हाथ फ्रैक्चर कर जाएगा और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। तो हमारा बोन जो भी है, बोन है, ये भी एक रिजिड लिंक के जैसा ट्रीट किया जाएगा। आगे देखते हैं फ्लेक्सिबल लिंक। क्या है फ्लेक्सिबल लिंक? फ्लेक्सिबल लिंक बोल रहा है कि डिफॉर्मेशन आर नॉट नेग्लिजिबल बट आर इन परमिसिबल लिमिट। डिफॉर्मेशन को निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट एक परमिसिबल लिमिट के अंदर रखेंगे। इसको बोलेंगे हम माइक्रोस्कोपिक। यहाँ पे दिख रहा है क्या? यहाँ पे लिख दे रहे हैं माइक्रोस्कोपिक डिफॉर्मेशन। तो रिजिड लिंक जो होगा उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो माइक्रोस्कोपिक होगा, निग्लेजिबल होगा वो। फ्लेक्सिबल लिंक के अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट वो डिफॉर्मेशन यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल लिंक के अंदर हम डिफॉर्मेशन को थोड़ा बहुत अलाउ कर रहे हैं, और ऐसा डिफॉर्मेशन को हम माइक्रोस्कोपिक डिफॉर्मेशन बोल रहे हैं। जैसे बेल्ट ड्राइव के अंदर बेल्ट, रोप ड्राइव के अंदर रोप, बेल्ट ड्राइव के अंदर बेल्ट, रोप ड्राइव के अंदर रोप। ये मोशन ट्रांसफर करने के लिए यूज होते हैं, पावर ट्रांसफर कर सकते हैं एक पुली से दूसरे पुली तक। बट इसमें डिफॉर्मेशन थोड़ा बहुत होता है, बट हमारे परमिसिबल लिमिट के अंदर होगा। थर्ड लिंक जो हमारा है, लिंक की जो कैटेगरी है फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक किसको बोलेंगे? ऐसा लिंक जहां पे पावर को ट्रांसमिट करेंगे बिकॉज ऑफ फ्लूइड प्रेशर। पावर को ट्रांसमिट करेंगे हम फ्लूइड प्रेशर का यूज करके, और पावर को बोल सकते हैं या एनर्जी को बोल सकते हैं, पावर को बोला जाए। पावर को ट्रांसमिट करेंगे, और फ्लूइड यहाँ पे हमारा एक मीडियम है जो प्रेशर अच्छा, फ्लूइड लिंक का जब हम यूज करेंगे तो इसमें जो पावर ट्रांसमिट होगा वो फ्लूइड प्रेशर की वजह से होता है, और फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर मूव करेगा हमारा एक जगह से दूसरे जगह पे, वो साउंड के वेलोसिटी के साथ करेगा।
मतलब बहुत ही तेज। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोलिक ब्रेक, एक एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक। और भी एग्जाम्पल आपके पास हो सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक हमने लिया है आपका, हाइड्रोलिक जैक हो सकता है, हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर हो सकता है, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर, हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर, हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो सकता है, मोर देन सफिशिएंट है। हम फर्दर इसको देखते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में, क्या फ्लूइड लिंक यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। हाइड्रोलिक ब्रेक का आपके पास एक फिगर बना हुआ है। हमने यहाँ पे जो फ्लूइड यूज किया है वो ब्रेक ऑयल है। हमारे पास जो फ्लूइड है जिसको हमें फ्लूइड लिंक बनाना है, ये ब्रेक ऑयल है। हम पैडल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस फोर्स की वजह से हमारा जो ब्रेक ऑयल जो फ्लूइड है यहाँ पे, इस पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और ये प्रेशर साउंड की वेलोसिटी से ट्रेवल हो गए यहाँ पे आ रहा है। और फाइनली हमारा यहाँ पे पर्पज है व्हील को रोकना, इस रोटेटिंग व्हील को रोकना। ये हमारा लिंक ऊपर मूव करेगा, यहाँ पे ब्रेक के साथ कांटेक्ट में आएगा और ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। व्हील को स्लो डाउन कर सकते हैं हम यहाँ पे। बच्चों, कोई बच्चा मेरे से ये पूछने आता है कि हाइड्रोलिक टरबाइन के अंदर वहाँ पे जो हम फ्लूइड यूज कर रहे हैं, जो वाटर यूज कर रहे हैं, क्या वहाँ पे जो फ्लूइड है वो फ्लूइड लिंक है कि नहीं? नहीं है। बच्चों, हाइड्रोलिक टरबाइन के अंदर यूज किया गया फ्लूइड, वहाँ पे वो फ्लूइड लिंक नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से देखना। हमारे हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर जो हमने फ्लूइड यूज किया है, जो कि ब्रेक ऑयल है, ये हमारे सिस्टम के अंदर, ये हमारे सिस्टम के अंदर ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। इसका एक भी बूंद बर्बाद नहीं हुआ है। हाइड्रोलिक टरबाइन में क्या होता है कि वहाँ पे फ्लूइड जो यूज किया जा रहा है, वो फ्लूइड एनर्जी को यहाँ पे जो फ्लूइड यूज किया रहा है, ये एनर्जी को ट्रांसमिट करेगा एक जगह से दूसरी जगह के लिए। लेकिन हाइड्रोलिक टरबाइन में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, फ्लूइड का एनर्जी ट्रांसफ़र होके दूसरे फॉर्म में जाती है, और बचा हुआ जो फ्लूइड होता है उसको हम वेस्ट कर देते हैं, सिस्टम से बाहर भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अपने फ्लूइड को सिस्टम से बाहर नहीं भेज रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में अपने। आगे चलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन में जब देखेंगे हम, तो जैसे ही रिलेटिव मोशन टर्म आता है, तो रिलेटिव मोशन को डिफाइन करने के लिए कम से कम दो चीज़ें चाहिए, दो एलिमेंट चाहिए, दो लिंक चाहिए। रिलेटिव मोशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो लिंक, कम से कम मिनिमम दो लिंक जरूरी है। और रिलेटिव मोशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो इसमें हमने लिखा है कि कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, बताएंगे अभी क्या होता है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। यहाँ पे सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन के आगे आप लिख लीजिए सराउंडिंग कंस्ट्रेंट, सराउंडिंग से कंस्ट्रेंट। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन जो होता है वो सेल्फ कंस्ट्रेंट होता है। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन होता है वो सराउंडिंग से कंस्ट्रेंट होता है। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन ये कंस्ट्रेंट मोशन नहीं है। अब यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है समझते हैं इसको।
बच्चों ये जो कंस्ट्रेंट वर्ड आ रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट वर्ड का मतलब है डिजायर्ड मोशन, डिजायर्ड, डिजायर्ड। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? डिजायर्ड। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? डिजायर्ड। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में जो डिजायर्ड मोशन मिलने वाला है वो सेल्फ कंस्ट्रेंट कैसे होगा, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर में सराउंडिंग से कंस्ट्रेंट कैसे होगा, इसको हम देखते हैं आगे। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन जो है आपका ये 100% कंस्ट्रेंट मोशन बोला जाता है। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन को, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन को, इन दोनों को हम 100% कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं, या 100% कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे, या इसको डिजायर्ड मोशन भी बोलते हैं। डिजायर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको जो चाहिए वही मिले। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रेंट को ऐसे समझते हैं, नहीं तीनों पढ़ा लेने के बाद इसको डिस्कस करते हैं। आपका जो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है ये 100% कंस्ट्रेंट मोशन नहीं है। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन 100% कंस्ट्रेंट मोशन है, डिजायर्ड मोशन है, यूनिडायरेक्शनल मोशन बोल सकते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब है कि यूनिडायरेक्शनल मोशन, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट मोशन मिलेगा आपको। आपने इनपुट दिया और आउटपुट के फॉर्म में आपको डिजायर्ड मोशन मिले, आपको आउटपुट के फॉर्म में जब डिजायर्ड मोशन मिले, या 100% कंस्टेंट मोशन मिले, या सिर्फ आपको सिर्फ एक इंडिपेंडेंट आउटपुट मिले, इंडिपेंडेंट, आपको सिर्फ या तो 100% कंस्टेंट मोशन मिले, या डिजायर्ड मोशन मिले, या सिर्फ एक आउटपुट के रूप में एक इंडिपेंडेंट मोशन मिले आपको। इसको समझते हैं आगे। कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन, कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन को समझाने के लिए हमने यहाँ पे दो लिंक लिया है। लिंक नंबर 1 है आपका ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है। क्या है? आपके पास एक रेक्टेंगुलर बार है, रेक्टेंगुलर शाफ्ट बोले, नहीं स्क्वायर के फॉर्म में बोले। आपके पास एक स्क्वायर शाफ्ट है या स्क्वायर बार है, स्क्वायर शाफ्ट ही बोल लेते हैं। आपके पास एक बॉडी है, उसमें एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ग्रूव कटा हुआ है, वो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। हम्म। ये साइड से आपका इसमें ग्रूव कटा हुआ है, और इसमें ये आपका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एक शाफ्ट, शाफ्ट बोल ले या बार बोल ले इसको, ये है। इसको इसमें इंसर्ट कराया गया है यहाँ पे। तो कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन के अंदर इसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डिजायर्ड मोशन मिलना चाहिए, यहाँ पे हमको डिजायर्ड मोशन मिलना चाहिए, और वो मोशन कैसा होगा? 100% कंस्टेंट होगा। इसका मतलब कहना चाह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक मोशन दिखेगा, एक इंडिपेंडेंट मोशन दिखेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा स्क्वायर शाफ्ट है, इस होल के अंदर क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकता है, रेसिप्रोकेट कर सकता है। यहाँ पे इसके थ्रू, इस होल के थ्रू ये स्लाइड करते हुए रेसिप्रोकेटरी मोशन कर सकता है। तो लिंक 1 एंड लिंक 2 आर द पार्ट ऑफ सिस्टम। ये दोनों को हमने सिस्टम का पार्ट मान रखा है। लिंक 1 और लिंक 2 हमारा सिस्टम है। कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन की जब बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि हमको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, और वो डिजायर्ड आउटपुट लेने के लिए हमारा जो है सिस्टम है वो कंस्टेंट है, बट खुद से कंस्टेंट है। यहाँ पे लिखते हैं हम कंप्लीटली कंस्टेंट मोशन को बोलेंगे क्या? सेल्फ कंस्टेंट, सेल्फ
कंस्ट्रेंड, सेल्फ कंस्ट्रेंड। यहाँ पे सिर्फ आपको एक डिजायर्ड मोशन आउटपुट मिलेगा जो कि 100% कंस्ट्रेंट मोशन होगा। एक हमने और यहाँ पे फिगर बनाया है, सेम अरेंजमेंट सारा है, बट अब की बार हमने ये जो इसका शाफ्ट है वो चेंज कर लिया है। ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का ना होके सर्कुलर बार अब की बार लिया है। कुछ इस ज्योमेट्री के साथ ये दिखेगा। अब की बार जो उसमें हमने होल काटा है, होल कटा हुआ इसमें है, वो भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है। तो सर्कुलर बार और सर्कुलर होल के अंदर है, बट यहाँ पे एक चेंजिंग किया गया है। हमने यहाँ पे एक कॉलर, यहाँ पे एक कॉलर है, एक कॉलर अपने बार के ऊपर, अपने शाफ्ट के ऊपर एक कॉलर ऐड कर रखा है हमने। ये सर्कुलर ये भी है। एक कॉलर जो है ये लिंक नंबर 2, कॉलर जो है क्या है, लिंक नंबर 2 का हिस्सा है। इसकी भी अगर नंबरिंग करेंगे तो ये भी कोई दूसरा नहीं है, ये कुछ अलग से नहीं है, ये लिंक नंबर 2 ही है, ये भी लिंक नंबर 2 ही है। इस कॉलर को शाफ्ट के साथ वेल्ड करके बनाया गया है, वेल्ड करके बनाया गया है, परमानेंटली इसको ज्वाइंट कर दिया गया है। तो जैसे ही आप शाफ्ट को नंबर 2 लिखेंगे तो कॉलर भी शाफ्ट का हिस्सा होने की वजह से ये भी लिंक नंबर 2 ही ट्रीट किया जाएगा। और हमारे पास एक अलग से लिंक नंबर 1, ये बड़ी वाली जो ब्लॉक है, ये लिंक नंबर 1 इसको लिखा गया है। अब क्या कर सकता है ये शाफ्ट, हम मोशन की बात करें तो ये शाफ्ट इसके अंदर अब ट्रांसलेट नहीं कर सकता है। पॉसिबिलिटी थी ट्रांसलेट करने की, बट उसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पे हम ट्रांसलेशन को रोक दिए हैं कॉलर की वजह से। अब सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी के अंदर ये सिर्फ रोटेशन कर सकता है, अब ओनली रोटेशन। ओनली रोटेशन। तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ रोटेशन को अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक मोशन दिख रहा है जो रोटरी मोशन के फॉर्म में है। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, जब बात हम सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन की करेंगे तो वहाँ यहाँ पे भी हमें एक ही आउटपुट मिलने वाला है जो कि डिजायर्ड मोशन है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है क्या कि पिस्टन एंड सिलेंडर ऑफ आईसी इंजन, मतलब सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन है। यहाँ पे हमारा जो ये पिस्टन है 2 मोशन करने की पॉसिबिलिटी रखता था। ये रोटेट भी कर सकता था, सिलेंडर के अंदर हमारा ये पिस्टन रोटेट भी कर सकता था और ट्रांसलेट भी कर सकता था, 2 पॉसिबिलिटी थी। लेकिन हमने यहाँ पे कनेक्टिंग राड का यूज करके कनेक्टिंग राड लगाया है। कनेक्टिंग राड की लगाने की वजह से यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो गया है, और इस फोर्स की वजह से, इस कनेक्टिंग राड की वजह से हमारे पिस्टन ने रोटरी मोशन बंद कर दिया है, रोटेट करना बंद कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ इसको मजबूर कर दिया गया है, विवश कर दिया गया है, कंस्ट्रेंट कर दिया गया है ट्रांसलेशन के लिए। अच्छा, तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन दूसरे पहले वाले से अलग कैसे है? हमारा जो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है इसको हमने सेल्फ कंस्ट्रेंट बोल रखा है। सेल्फ का मतलब है कि ये खुद से सिस्टम, ये हमारा जो लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 है यही सिस्टम था। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार क्या हो रहा है, लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 अभी भी हमारा सिस्टम है। लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 ही हमारा सिस्टम है। ये जो कनेक्टिंग राड है ये सराउंडिंग का पार्ट है। सराउंडिंग की वजह से यहाँ पे मोशन को कंस्ट्रेंट किया गया है, सिर्फ एक मोशन को अलाउ किया गया है, इसलिए इसको सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन बोल रहे हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है शाफ्ट इन फुट स्टेप बियरिंग। हमारे पास एक ये शाफ्ट है हमारा, ये शाफ्ट है। यहाँ पे ये शाफ्ट 2 मोशन करने की टेंडेंसी रखता है। इसके पास 2 पॉसिबिलिटी थी, एक तो ये वर्टिकली अप एंड डाउन
ट्रांसलेट कर सकता था, रेसिप्रोकेट कर सकता था। दूसरा ये रोटेट, यहाँ पे रोटेशन कर सकता था। लेकिन हमने यहाँ पे इंजन का एक्सटर्नल लोड लगा के, ये इंजन का जो लोड है ये यहाँ पे एज ए एक्सटर्नल लोड काउंट किया जाएगा। एक्सटर्नल लोड, यहाँ पे हमने जो इंजन का लोड लगाया है उस लोड की वजह से इसका हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन ब्लॉक कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ रोटेशन को हम यहाँ पे परमिट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रोटेशन को परमिट कर रहे हैं। तो लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2 जो कि शाफ्ट है, यही हमारा सिस्टम है, यही हमारा सिस्टम है। ये जो इंजन का लोड इस पे लगाया जा रहा है शाफ्ट के ऊपर, जिसकी वजह से हमारा रेसिप्रोकेटरी मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन रुक रहा है, ये एक्सटर्नल लोड सराउंडिंग से आ रहा है। तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन की जब हम स्टडी कर रहे हैं, हमारा जो एक्सटर्नल लोड है ये सराउंडिंग का पार्ट है। और थर्ड हमारा है इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। इसका एग्जांपल हमने लिया है कि सिलेंड्रिकल शाफ्ट इन सर्कुलर होल। हमारे पास एक शाफ्ट है जो सिलेंड्रिकल है, यानी उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ही है। यहाँ पे कितने मोशन की पॉसिबिलिटी है? 2 मोशन की पॉसिबिलिटी है, रोटेशन, ट्रांसलेशन। हमारा जो ये सर्कुलर शाफ्ट है, यहाँ पे ये होल के अंदर ट्रांसलेट भी कर सकता है और साथ ही साथ ये रोटेशन भी कर सकता है, साथ ही साथ रोटेशन भी कर सकता है। हमने लिंक नंबर 1 से इसे दिखाया है और इस शाफ्ट को लिंक नंबर 2 से दिखाया है। यहाँ पे कितने मोशन मिल रहे हैं? 2 मोशन। कौन कौन से? एक तो रोटेशन है, दूसरा यहाँ पे ट्रांसलेशन मिल रहा है आपको। तो इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन किसको बोलेंगे? जब हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट मोशन मिलने लगे, तो ऐसे रिलेटिव मोशन को हम इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन का कोई प्रैक्टिकल यूज है? बहुत रेयर यूज होता है इसका, बट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हम देख सकते हैं। हमारे पास जो डोर के लैचेस होते हैं लॉक जिसको बोलते हैं, कि डोर का लॉक या डोर लैचेस बोलते हैं। ये रोटेट भी कर सकता है, रोटेट भी कराते हैं हम लोग इसको, और ये ट्रांसलेट भी करता है। इसके पास रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों मोशन है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों मोशन है। यहाँ पे भी रोटेशन और ट्रांसलेशन है। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, और नेक्स्ट हम फर्दर कल अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग लेक्चर को देखिए, इसको नोट करते जाइए कॉन्सेप्ट को, और फर्दर हम जब कुछ टॉपिक कवर कर लेंगे अपने सब्जेक्ट के अंदर, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, और प्रॉपर वे में हम क्लास करते हुए क्वेश्चन की भरपूर प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी तैयारी बेहतर होती जाए। धन्यवाद।